जय हिंद दोस्तों। 10 मई 1857 के दोपहर के समय मेरठ में कुछ सिपाहियों के द्वारा अचानक एक विद्रोह किया जाता है। यह विद्रोह देखते देखते कुछ शहरों जैसे मेरठ, अवध, झांसी, जगदीशपुर, ग्वालियर, जोधपुर और बांदा इन शहरों तक फैल गया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश डाकखाना, जेल, न्यायालय, सरकारी खजाने, बिल्डिंग्स इनको लूटना था। यहाँ तक कि इस विद्रोह के द्वारा कुछ ब्रिटिशों की हत्या भी कर दी जाती है। आप इस मैप में देख सकते हैं, जो आपको नॉर्थ ईस्ट वाला ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट इस विद्रोह का प्रभावित केंद्र रहा है। कुछ इतिहासकार इस विद्रोह को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे इसी विद्रोह को 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी विद्रोह को भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसी विद्रोह को महान क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको ये भी मानते हैं कि यह विद्रोह अंग्रेजों के बीच हिंदू मुस्लिम में जो धर्म में षड्यंत्र रचा गया था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा गया था। बाकी सभी नाम तो ठीक है, लेकिन इस विद्रोह को यह कहना कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी, ये कुछ अच्छा नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और देखने के बाद आप खुद कमेंट करके अंत में हमको बताइएगा कि क्या यह विद्रोह भारत के आज़ादी के लिए प्रयास किया गया था, लड़ा गया था या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत यह माना जाता है कि जब 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुई थी, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार भी हुई थी, क्योंकि उसका सेनापति मीर कासिम ने उससे दगा किया था और अंग्रेजों का साथ दे दिया था। और साथ ही साथ 1765 ईस्वी में जब यह कंपनी बंगाल के एरिया में वहाँ के राजस्व के अधिकार को भी ले लेती है और किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स को भी बढ़ाती है। जो टैक्स 10% हुआ करता था मुगल शासक के समय, वह टैक्स 40% तक हो गया था। तो कहा जाता है कि इसी समय से इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना भी उत्पन्न होने लगी थी। अगर आप इस सारी घटनाओं को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक से उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिस वीडियो में हमने पहले यह बता दिया है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के महान शासकों को भी हरा करके इस भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। इस विद्रोह के शुरू होने के महीनों दिन पहले विभिन्न घटनाओं के कारण तनाव बढ़ता रहा। जैसा कि आपको भी पता है कि कोई भी विद्रोह अचानक शुरू नहीं होता है, उसमें कुछ पिछले समय में कुछ न कुछ विभिन्न छोटे छोटे घटनाएं होती होगी और उस घटनाओं के कारण लोगों के मन में धीरे धीरे विद्रोह की भावना शुरू होती जाती होगी और फाइनली कभी न कभी एक ऐसा समय आता होगा, कोई ऐसा घटना होती होगी जिस घटना के कारण लोगों के द्वारा एक विद्रोह कर दिया जाता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी हवाओं के संपर्क में धीरे धीरे सुलगती है और फाइनली एक ऐसी हवा चलती है जिस हवा के द्वारा उस सुलगती हुई चिंगारी में एक आग का रूप दे दिया जाता है। ठीक उसी तरह विद्रोह के भी स्थिति में कुछ ऐसा ही होता है। चलिए हम लोग ये समझते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी छोटी घटना हुआ जिसके कारण लोगों के द्वारा इतना बड़ा विरोध किया गया। सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार के भूमि पर टैक्स वसूलने के लिए एक नियम को लागू किया जाता है। इस नियम को अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इस नियम के तहत कंपनियों के द्वारा वहां के लोकल जमींदारों को कुछ भूमि का मालिक बनाया जाता है और उन्हें जबरदस्ती ये कहा जाता है कि आप किसानों से अधिक मात्रा में टैक्स को वसूलिए। और जमींदारों के द्वारा जितना टैक्स वसूला जाता था उसका 10/11 भाग जमींदार उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे और 1/11 भाग अपने लिए रखते थे। इस तरह किसानों का शोषण बहुत अधिक होने लगा और उन्हें एक तरह से टैक्स का एक बोझ उनके सिर पर आ गया। वो जितना भी खेती करते थे उसका सीधे 40% भाग टैक्स देने में ही चला जाता था। तो माना जाता है इस विद्रोह का पहला कारण यह अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने का था और इसी को आर्थिक कारण भी बताया गया है। इस विद्रोह की दूसरी कारण की शुरुआत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में शुरू होती है, जब लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा एक नियम लाया जाता है, जिस नियम में सती प्रथा को खत्म कर दिया है। पुराने जमाने में भारत में यह प्रथा थी कि अगर किसी महिला का हस्बैंड का मृत्यु हो जाता है तो उस पुरुष के चिता के साथ साथ उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। जरा सोच के देख सकते हैं कि एक ऐसा नियम है जिसमें एक जिंदा महिला को जलाया जाता है केवल इस बात के लिए कि उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है। और इसी नियम के साथ साथ बाल विवाह और नर बलि जैसे प्रथाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। तो यह दूसरी सामाजिक कारण बन गई इस विद्रोह के उत्पन्न होने का।
इस विद्रोह का तीसरा मुख्य कार्य शुरू होता है 1848 ईस्वी में, जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक ऐसे नियम को लागू किया गया जिसे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। इस नीति के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वैसे राज्य को अपने अंदर लिया जाता था जिस राज्य में अगर कोई राजा शासन कर रहा है और उस राजा की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी के रूप में कोई गद्दी पर बैठने वाला नहीं था, तो उस राज्य को स्वतः मिटा करके और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को अपने अधीन ले लेती थी। और इस नियम के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर और सिक्किम को हड़प लिया गया। और इसी नियम के तहत कानपुर के नाना साहब के पेंशन को भी बंद कर दिया गया, जो अंग्रेजों के द्वारा वार्षिक रूप से पेशवा को दी जाती थी। क्योंकि नाना साहब पेशवा के द्वारा गोद लिए गए एक पुत्र थे और हड़प नीति यही कहता है कि अगर किसी राजा का मृत्यु होता है और उसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह साम्राज्य खुद ब खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता था। और साथ ही साथ अगर किसी शासक को अंग्रेजों के द्वारा कोई लाभ या पेंशन भत्ता मिलता था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके द्वारा अगर कोई गोद लिया गया पुत्र था तो उसको नहीं दी जाती थी। यह तीसरी सबसे बड़ी कारण बनी इस विद्रोह का, जिसे प्रशासनिक कारण के नाम से जाना जाता है।